तो अब हम देखते हैं कि हमने इन 3 वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी फिलॉसफी क्या है इन्वेस्टिंग की। अगर मैं पूरी जिंदगी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ना चाहता, हो सकता है आपकी फिलॉसफी कुछ और हो, लेकिन मेरा ये गोल था इस कोर्स को बनाने का कि अपना मैं एक केस रखूं इंडेक्स फंड के फेवर में। तो सबसे पहला पॉइंट मेरी फिलॉसफी का है 1, हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि इंडेक्स फंड में ही अपने पैसे लगाने चाहिए, प्रेफरेबली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, क्योंकि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा वो म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी नहीं पता। इसलिए बेटर है कि हम अपनी देश की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉरेन बफेट के 2 रूल्स हैं इन्वेस्टिंग के। रूल नंबर 1, सेव योर कैपिटल, और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब ये दोनों रूल्स निफ्टी 50 में फुलफिल होते हैं, क्योंकि टेम्परेरीली निफ्टी में पैसे कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन परमानेंट हमारा कैपिटल लॉस नहीं होगा। मेरी फिलॉसफी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 10 से 15 साल का पीरियड लेके चलें। हो सकता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम लो पीई में ज्यादा इन्वेस्ट कर लें और हाई पीई पर जल्दी पैसे निकाल लें, लेकिन माइंडसेट तो हमारा होना चाहिए कि हम 10-15 साल तक पैसे रख सकते हैं। अब इसमें कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या 10 से 15 साल, इतने में तो जिंदगी गुजर जाएगी, और ये ट्रू भी है। लेकिन अगर आपका कोई बेबी है या खुद की रिटायरमेंट के लिए हमें प्लानिंग करनी है तो हम कहीं ना कहीं वैसे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए पैसे तो सेव करेंगे ही। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्यों ना हम कुछ अमाउंट निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग रन में ये एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करना है तो हमें हमारी एक्स्ट्रा इनकम को ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी ऐसी इनकम को जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो पैसे हमें 10 साल से पहले चाहिए वो हमें इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी 50 ने ग्रो करना है 12 से 15% के बीच, लेकिन हमें इस ग्रोथ की जर्नी का नहीं पता कि वो कितनी बार अप जाएगी और कितनी बार डाउन होगी 15% रिटर्न लेने के लिए। इसलिए हम इतनी एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि हम 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्ट करेंगे और 1 जनवरी 2030 में हम पूरे 10 साल होने पे पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये फिलॉसफी ऐसे काम नहीं करती। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पेरेंट्स को पता है कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं और उन्हें हमारी एजुकेशन के लिए पैसे सेव करने हैं, इसलिए वो 5,000 रुपए की सिप निफ्टी में स्टार्ट करते हैं, यानी हर महीने 5,000 रुपए निफ्टी में डिपॉजिट करते हैं। और ये प्रोसेस वो तब से स्टार्ट करते हैं जब से हम पैदा हुए हैं, अगले 20 साल के लिए। तो अगर हम 15% का रिटर्न मानते हैं तो 20 साल के बाद 15% के हिसाब से हमारे पेरेंट्स के पास निफ्टी 75.8 लाख रुपए बना चुका होगा, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने इन सालों में सिर्फ 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए थे। अगर वो निफ्टी की जगह आरडी में डिपॉजिट करते और आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यानी 6% के अकॉर्डिंग उनके पास 20 सालों में सिर्फ 23,22,000 रुपए बनते, यानी 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उनके पैसे डबल भी नहीं हुए और शायद उनके गोल्स पूरे नहीं हो पाते और हम किसी महंगे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। अब क्योंकि निफ्टी एक वोलेटाइल फंड है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 जनवरी 2000 में वो सिप स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली 1 जनवरी 2020 में उनको 75 लाख रुपए मिल जाते, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारा गोल 75 लाख रुपए है 15% के हिसाब से, तो जैसे ही उन्हें इन्वेस्ट करते हुए 15 साल हो जाते तो उन्हें हर महीने या हर रोज सिर्फ ये देखना था कि उनका रिटर्न कितना बन चुका है। आजकल ऐसी बहुत सी एप्स हैं जहां पर वो आपको हर रोज रिटर्न बता सकती हैं। और अगर निफ्टी हमारे पेरेंट्स को पहले ही 75 लाख रुपए बना के दे देता, फॉर एग्जाम्पल जब हम 18 साल के हो जाते, तो उन्हें बिना लालच करे उन पैसों को विड्रॉ करके बैंक में एफडी के रूप में डाल देना चाहिए था। और अगर हम देखें तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता। यानी अगर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम सिप स्टार्ट कर सकते हैं। सिप में हम कभी भी एंटर कर सकते हैं, चाहे पीई जितना भी चल रहा हो। बस जब पीई की वैल्यू कम हो उन महीनों में हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने मेन गोल से 2-3 साल पहले हम रिटर्न को बार बार देख सकते हैं। और अगर पहले ही हमारा गोल अचीव हो रहा हो, यानी हमें 15% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा हो, तो हम पहले ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्स्ट केस सिनेरियो। ये पॉइंट कहता है कि वर्स्ट केस यानी सबसे कम रिटर्न हमें तब मिलेगा जब हम एक साथ ज्यादा पैसे हाई पीई में इन्वेस्ट कर देते हैं और लो पीई में निकाल लेते हैं। हो सकता है इस केस में हमें नुकसान भी हो जाए। अगर आपने हाई पीई में निफ्टी में इन्वेस्ट किया है तो या तो आप उससे भी ज्यादा पीई में पैसे विड्रॉ करें या फिर कम से कम उसी पीई की वैल्यू पर एग्जिट करें और लो पीई में दोबारा मार्केट में एंटर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि हम लो पीई और लो अर्निंग पर ही पैसे इन्वेस्ट करें
और हाई पीई और हाई अर्निंग पर सेल कर दें और उसके बाद उन पैसों को एफडी में डाल दें। जब दोबारा से मार्केट हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और लो पीई और लो अर्निंग हो तो हम दोबारा से मार्केट में एंटर कर सकते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में 3 या 4 बार। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं निफ्टी में वो एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए, यानी इमीडिएटली हमें वो पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम हमें एग्जैक्टली वो पैसे चाहिए हो उस टाइम मार्केट ही डाउन हो। और अगर हम पीई की वैल्यूज बार बार चेक नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ शुरू कर सकते हैं कभी भी, जो कि एक बेस्ट केस सिनेरियो है, और अपने मेन गोल से 2-3 साल पहले हम अपने रिटर्न को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम निफ्टी कैसे खरीद सकते हैं, मैं अपनी फिलॉसफी का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना चाहता हूं जो मेरे नोटिस में आया है। तो उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने कहा था कि वॉरेन बफेट ने म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ बेट लगाई थी, यानी शर्त लगाई थी, और इंडेक्स फंड में ही ज्यादा रिटर्न आया था। लेकिन एक और अच्छे इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है पीटर लिंच, जिनकी बुक्स राकेश झुनझुनवाला भी रेकमेंड करते। ये एक फंड मैनेजर थे और जिन्होंने 1977 से लेके 1990 तक ऑन एन एवरेज 29.2% का रिटर्न दिलवाया था अपनी फंड कंपनी को, यानी वॉरेन बफेट के रिटर्न से भी ज्यादा। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ ज्यादा है लेकिन रिटर्न ज्यादा पीटर लिंच को मिला था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कई म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट कर सकते हैं, और इसके लिए मेरा आर्गुमेंट ये है कि हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करेगा। और मेरे ओपिनियन में हम रिस्क ना ही लें तो बढ़िया है। जितने भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हमें दिखाए जाते हैं वो ही रिटर्न्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे होते उन्हें या तो बंद कर दिया जाता है या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है। इसलिए ज्यादा सिक्योर इंडेक्स फंड ही है। ये 2 फंड्स हैं जो मेरे एक रिलेटिव ने लिए थे। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने कहा हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। एनीवेज, ये कोरोना से पहले की वैल्यूज हैं। कोरोना के बाद तो उनके रिटर्न और ज्यादा नेगेटिव में चले गए। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 57,500 और रिटर्न्स आए 42,799 रुपीज, यानी ये लॉस में है। दूसरी इन्वेस्टमेंट है आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान। अब इसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 55,000 की और रिटर्न आया था 50,832 रुपीज। अब एक्चुअल में बात ये भी नहीं है कि पैसे कम हो गए, वो तो निफ्टी में भी होंगे क्योंकि ये तो सारे वोलेटाइल फंड्स होते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि इन दोनों फंड के फंड मैनेजर को भी नहीं पता था कि इनमें से कौन सा फंड अच्छा रिटर्न देगा, और अगर ये म्यूचुअल फंड और खराब परफॉर्म करते रहेंगे तो इनको दूसरे फंड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट यह है कि इस फंड में आप एक वर्ड देख सकते हैं, रेगुलर प्लान। ये भी एक गेम है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो जनरली 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक है कस्टमर यानी कि हम, दूसरा है फंड मैनेजर जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम सबसे पैसे लेके ऐसी कंपनीज में पैसे लगाएगा जिसका रिटर्न काफी अच्छा होगा, और तीसरा इंसान है एजेंट, जिसे पता कुछ भी नहीं होता लेकिन वो आपको डेटा दिखाएगा और आपको कन्विंस करेगा किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए। अब फंड मैनेजर तो आपसे कमीशन लेगा ही क्योंकि ये IIM अहमदाबाद हार्वर्ड से पढ़े हैं और हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन एजेंट भी आपसे हर बार कमीशन लेता है, और ये वन टाइम फीस नहीं होती, ये रिकरिंग फीस होती है। यानी हर फंड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। जिसमें भी रेगुलर प्लान लिखा हो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट से हर बार एजेंट को भी कमीशन जाएगी, और जिस फंड में डायरेक्ट प्लान लिखा हो इसका मतलब है एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, यानी सिर्फ हम और हमारा फंड मैनेजर इन्वॉल्व है और कमीशन सिर्फ फंड मैनेजर को मिल रही है। इसलिए एजेंट की कमीशन नहीं लगेगी और आपका रिटर्न ज्यादा होगा। चलिए तो हम देखते हैं कि हम इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, एनएससी निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ। अब जितने भी फंड्स हैं उसमें हम सबसे पहली चीज क्या देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट प्लान होना चाहिए। डायरेक्ट मीन्स हमें एजेंट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड लेकिन रेगुलर ग्रोथ। और रेगुलर ग्रोथ में अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंस रेशियो है दिस इज इक्वल टू 0.17, जबकि डायरेक्ट में 0.1 है। और होगा क्या, वो सेम एग्जैक्टली उन्हीं कंपनीज में उन्हीं रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर हम ये रेगुलर स्टेट कर लेते हैं तो हमें जो परसेंटेज है वो हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। इवन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स हर प्लान के 2 ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर।
तो रेगुलर में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एजेंट के पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए हमेशा डायरेक्ट पे करें। वैसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना चाहिए ये वीडियोस देखने के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं और आपका कोई अपना ऑप्शन है तो आप फिर भी डायरेक्ट ही चूज करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फंड का ओवरव्यू है, तो यहाँ पे जो फंड्स ओवरव्यू है, द फंड एंडेवर्स टू रेप्लिकेट द अंडरलाइंग इंडेक्स ऑफ निफ्टी 50, तो ये निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहा है। वैसे ही हमारे पास एसबीआई आता है, हम एसबीआई में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई की वेबसाइट में जाके वहां पे भी हम लिखेंगे एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो डायरेक्ट ग्रोथ में हम इन्वेस्ट करेंगे। अगेन इसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो क्या है ये, द स्कीम विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स कंप्राइजिंग द निफ्टी 50 इंडेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज देयर वेटेज, यानी जो उनकी वेटेज होगी उसी के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये निफ्टी 50 का एसबीआई का है पीडीएफ, तो ये 50 कंपनीज हैं यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड सो ऑन, ये टोटल 50 कंपनीज हैं। तो इसकी जो वेटेज है वो है 11.32, 10.38। तो आपके जो सारे पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये उनमें से 11,320 रुपीज इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे एंड सो ऑन, 10,360 इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे और वो ऐसे करते रहेंगे। और हर बार ये मैच करना चाहेंगे कि जैसे जैसे इसमें रेशियोज चेंज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पैसे भी इसमें चेंज होते रहें, और इंडेक्स फंड को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हमारे पास एचडीएफसी है। अगर हम सारा डेटा एक साथ देखना चाहते हैं तो हम ग्रो में भी देख सकते हैं। ग्रो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हो, बेसिकली ये कोई ग्रो की प्रमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ डेटा देख सकते हो। आप डायरेक्टली कंपनी से भी खरीद सकते हैं, ग्रो में से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर डेटा देखना है तो आपको कंबाइंड यहाँ पे दिख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एसबीआई का देखें तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है विच इज इक्वल टू 0.28%, यानी हर बार वो आपसे 0.28% लेंगे। अगर हम निफ्टी 50 का देखें, किसमें, यूटीआई निफ्टी 50, तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा कम था, डायरेक्ट में 0.1 था। तो अगर एसबीआई आपको लगता है ज्यादा सिक्योर है तो 0.1% का फर्क है, तो आप एसबीआई में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और बात है, जैसे कि यहां पर यह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये डायरेक्ट ग्रोथ तो है, लेकिन ये सेंसेक्स में है। सेंसेक्स का मतलब है कि ये टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जबकि निफ्टी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो टॉप 50 में इन्वेस्ट करेगा। और वैसे ही इनका एक और प्लान है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी पहली 50 में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये उसकी अगली 50 में इन्वेस्ट करेगा। 51 से लेके 100 कंपनी, इंडिया की जो टॉप 51st से लेके 100th कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो अभी हम रेकमेंड करते हैं इसमें आप ना इन्वेस्ट करें। आपने एसबीआई चूज करना है, एचडीएफसी चूज करना है, यूटीआई करना है, या फिर आपने आईसीआईसीआई करना है। कोई भी आप बैंक चूज कर लीजिए, सबका सेम काम है, उन्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, वेटेज के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो आप उनका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं या आपको जो सिक्योर लगे उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली आप ग्रो ऐप से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो का मेन फंक्शन क्या है, वो चाह रहे हैं कि वो फाइनली एजेंट बने। अभी वो हमसे पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन फाइनली ऑब्वियसली वो लेंगे, क्योंकि वो एक बिजनेस है और उन्हें सस्टेन करना है। तो अगर यहां से आप करते हैं पेपर वर्क थोड़ा कम हो जाता है, वरना आप डायरेक्टली भी करेंगे तो मैं रेकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये है जो मैंने इन्वेस्ट करे थे 31 मार्च 2020 में। ये 1 लाख रुपए के करीब थे जो मैंने इन्वेस्ट करे थे, उसके बाद भी मैं इन्वेस्ट करता रहा। तो मैं आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने इस फिलॉसफी पे इन्वेस्ट किया था। तो ये आपको फोलियो नंबर मिलता है। आप किसी भी सोर्स से करें, किसी एजेंट से करें, किसी एप्लीकेशन से करें, आपको ये एक ईमेल मिलती है और फाइनली उसमें एक पीडीएफ होती है। यहाँ पे ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको दिखा के आप उस बैंक में जा सकते हो और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना फोलियो नंबर दिखा के कि एक्चुअल में पैसे इन्वेस्ट हुए भी हैं कि नहीं। तो ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन भाग गई तो क्या होगा। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो फाइनली आपको बैंक में जाके ये फोलियो नंबर दिखाना है और वो आप रिकन्फर्म कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये 31 मार्च को मैंने एक्चुअली में ऑर्डर प्लेस किया था। वो मैंने क्यों किया था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि 23 मार्च में एक्चुअली 17.15 पीई रेशियो आ गई थी। तो 5.8% के अकॉर्डिंग, जो कि बैंक में इंटरेस्ट रेट चल रहा है आज, तो वो 17.15 सबसे ऑप्टिमल थी
तो यहाँ पे मुझे खरीदना चाहिए था और इस टाइम क्लोजिंग प्राइस था वो था 7610, लेकिन मैंने ये मिस कर दिए डेज और मैंने खरीदा ये 1 अप्रैल को। 31 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन मुझे 1 अप्रैल को अलॉट हुआ है, यानी मैंने 18.6 पीई पे खरीदा। ऑब्वियसली मैं बहुत बॉटम में सबसे मैक्सिमम रिटर्न नहीं ले पाया, लेकिन 18.6 उतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतनी जल्दी नहीं आती है। और इस टाइम जो मैंने जिस प्राइस पे खरीदा था वो था 8253.8। तो ये फिलॉसफी थी मेरी। आपने खरीदना है, आप दोबारा से वीडियोस देखिए, अपनी एक फिलॉसफी क्रिएट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये कोर्स और इसके पीछे की मेहनत आपको पसंद आई होगी। और गीगलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निफ्टी के पीछे की डिटेल्स को समझें और फिर कॉन्शियसली जो डिसीजन आपने लेना है उसे लें, क्योंकि यार इट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। अब क्लोज करने से पहले लास्ट सवाल जो आपके मन में आ सकता है, क्या मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूं? तो ऑब्वियसली नहीं। मेरे पास कोई फंड्स की सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं काफी टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूं बुक्स में और बाकी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए, और मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए ये नॉलेज बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसलिए इसके पीछे मैंने अपना थॉट प्रोसेस बताया है और बाकी डिसीजन आपका है। एनीवेज, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसी और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 100 से ज्यादा बुक्स की समरीज अवेलेबल है, और हर हफ्ते हम उसमें फ्री समरीज ऐड करते रहते हैं। अगर आपको फ्री समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है और आप खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वरना फ्री समरीज एंजॉय कर सकते हैं। जय हिंद।